साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्यंजन वर्ण उसके प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसे जरूर देख लें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और अयोगवाह। अगर आप पीछे याद कीजिए तो टोटल आपने वर्ण पढ़ा था, कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। मीन्स टोटल कितने हो गए? 44 हो गए। बचे कितने? 8 हमारे और वर्ण बच रहे थे, जिनको ना स्वर में गिनती किया जाता है ना व्यंजन में गिनती किया जाता है। तो ये कौन से हैं, आज उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मीन्स जब दो व्यंजन को आपस में मिलाया जाता है तो जो भी वर्ण बनेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। परंतु ये सभी दो व्यंजनों को नहीं मिलाया जाता है, ये दो स्पेशल व्यंजन को मिला करके 4 नए शब्द प्राप्त किए जाते हैं। मीन्स ये 4 होते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। इन्हीं चारों को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छ में हमारा हो जाएगा क और स, त्र में त और र हो जाता है, ज्ञ में ज और य हो जाता है, स्र में स और र हो जाता है। ये केवल 4 वो शब्द हैं, जो सॉरी वर्ण है। इन चारों वर्ण के लिए स्पेशल दो व्यंजनों को मिला के बनाया जाता है, इसीलिए इसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इसे व्यंजन की श्रेणी में भी हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्लियर हुआ संयुक्त व्यंजन क्या है। तो दो व्यंजनों के मेल से जो भी वर्ण बनता है उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और यह 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्या है? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन क्या है? तो द्विगुण नाम से पता है, तो दो गुण। अब आगे देखते हैं वर्ण ड, ये ड है और ये ढ। वर्ण ड और ढ के नीचे बिंदु लगा के दो नए वर्ण अड़ा और अढ़। देखिए ड और ढ के नीचे लगा करके अड़ा और अढ़, इसको ड नहीं पढ़ेंगे, इसको अड़ा पढ़ेंगे, इसको अढ़ बनाए जाते हैं। ये दो प्रकार के गुण दर्शाते हैं, इसीलिए इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अब आप बोलिएगा कि ये क्या है? तो ड और ढ में नीचे दो मतलब एक एक बिंदी लगा करके दो नए शब्द बनाए जाते हैं, जिनको अड़ा और अढ़ा कहा जाता है। ये दो शब्द जो होते हैं क्या दर्शाते हैं? दो प्रकार के गुण दर्शाते हैं, इसलिए द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। अभी आप मूर्धा के बारे में तो पढ़े ही थे कि मूर्धा क्या होता है। तो आपके जो सबसे ऊपर ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जो आपकी जीभ के सबसे ऊपर पार्ट है, वो मूर्धा होता है। मूर्धा होता है जो कि तालु से कंठ के बीच का एक पार्ट होता है। मैंने आपको कल भी बताया था, जिसमें र की ध्वनि निकलती है। अब ये र की ध्वनि कैसे निकलती है, आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे देखते हैं। जैसे ये इसमें बिंदी नहीं है, मीन्स ये ड, ये क्या है? ड। तो ड से डमरू, डमरू, डंडा, डंडा, डा, डा, डंडा। मैं इसमें दोनों में किसी में बिंदी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये, इसको हम लोग ड नहीं पढ़ेंगे, इसको अड़ पढ़ेंगे। देखिए लड़, लड़, अड़, लड़, पकड़, पकड़, पकड़। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो अगर बिंदी लग गया तो वहां अड़ हो गया, और ये हो गया तो हमारा क्या हो गया? ड हो गया। मीन्स क्लियर। ड से डमरू, और ये जो बिंदी जो लगा हुआ है वो अड़ा पढ़ाएगा। मीन्स इसमें र की ध्वनि निकलती है, और जब अड़ा पड़ेगा लड़, तो देखिएगा आपका जो जीभ है वो ऊपर की तरफ जाके सटेगा। मीन्स मृदा से सटता है, उसका उच्चारण मूर्धा होता है, इसलिए इसे हम लोग द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसी प्रकार ढ का भी देख लेते हैं। ढ से ढक्कन, ढोलक, ढक्कन, ढोलक। ये क्लियर है, ये तो आसानी से आप पढ़ लेते हैं। अब इसको देखिए, ये क्या है? बिंदी लगा देंगे तो पढ़, पढ़, अड़, पढ़, चढ़, पढ़, चढ़। देख रहे हैं, अड़, अड़ लग रहा है, और ये क्या है? ढ है। मीन्स ये दोनों में यही अंतर है। और दोनों में एक और अंतर है, ये जो पार्ट होता है ये आगे और पीछे कहीं पे भी लग सकता है। मतलब ये दोनों वर्ड का प्रयोग, वर्ण का प्रयोग हम आगे पीछे कहीं पे भी करते हैं, और इन दोनों वर्ण का प्रयोग हम लोग केवल पीछे करते हैं। तो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि इसमें कौन सी कहाँ होती है। तो ड और ज के नीचे अगर बिंदी लगा देते हैं तो इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसका उच्चारण मृदा होता है, इसमें र की ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो आप क्लियर है। ये दोनों चीज आप याद रखिएगा। इन दोनों का प्रयोग अपने हिंदी वर्णमाला जब भी हिंदी लिखिएगा तो ध्यान से पढ़ के देखिएगा। अड़ टाइप में आएगा तो उसमें बिंदी लगा दीजिएगा, अगर ड टाइप में आ रहा होगा तो उसमें बिंदी लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो आज के बाद से आप इसका ध्यान रखेंगे कि कहाँ बिंदी नीचे लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अयोगवाह। अयोगवाह का शाब्दिक अर्थ है, अयोगवाह
अयोग वाह, मतलब अ मतलब नहीं, योग मतलब जुड़ना, और वाह मतलब साथ, साथ चलना। अयोग वाह मतलब नहीं जुड़ते, मतलब साथ नहीं जुड़ करके साथ नहीं चलते, मीन्स योग ना होने पर भी साथ रहना, मीन्स इनका योग नहीं हो पाता है। ना योग वाह मतलब साथ, मीन्स ना योग होते हुए भी ये उनके साथ रहते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, अयोग वाह कहा जाता है। मीन्स जनरली भाषा में अगर उसको हम कहें तो जो वर्ण न तो स्वर होते हैं, मीन्स ना उनको स्वर गिना जाता है, और ना ही व्यंजन की तरह स्वर के आगे लगते हैं। स्वर के आगे व्यंजन लगता है कि नहीं, देखे होंगे आपने, क लिखना है तो क प्लस अ लिखते हैं, तो स्वर के आगे क लगा, तो जब ना ये व्यंजन की तरह आगे लगते हैं ना ही ये स्वर होते हैं, मीन्स ना स्वर हुआ ना व्यंजन हुआ, तो भी इन दोनों के साथ चलते हैं। इन दोनों के क्या होता है, साथ चलते हैं, ना स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, इन दोनों के साथ चलते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं। क्लियर? तो फिर से देखिए अयोग वाह किसे कहते हैं, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है योग ना होने पे भी साथ रहना आता है, जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन की तरह स्वर के आगे लगते हैं, उन्हें अयोग वाह कहते हैं। अयोग वाह दो होते हैं, पहला होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। याद कीजिए आपने दो और छोड़ा था, और के बाद का दो टॉपिक छोड़ा था, अनुस्वार और विसर्ग, इसको भी मत उतार लीजिएगा, ठीक है। तो अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार वह वर्ण जिसका उच्चारण नाक से होता है, केवल नाक से होता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंगूर, अंगूर न से बोला जा रहा है तो अंगूर, अंगर, कंकर, मीन्स जहां नाक का केवल उच्चारण हो रहा होगा, नाक से उच्चारण हो रहा होगा जिस वर्ण का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, ओनली नाक। दूसरा विसर्ग क्या है, तो वह वर्ण जिसका उच्चारण ह की तरह होता है, याद रखिएगा ह लगा सुना जाए तो हम लोग पढ़ते हैं, तो ह की तरह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। याद रखिएगा जिसका उच्चारण ह की तरह होता है उसे हम लोग विसर्ग कहते हैं। जैसे अतः, अतः, ह, अतः, दुख, स्वतः, मतलब ह की तरह उच्चारण होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ये दो लेते ही हमारे टोटल कितने हो गए, गिन लीजिए, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, मीन्स हमारा 52 कंप्लीट हो गया, वर्णमाला कंप्लीट हो गया। परंतु कभी कभी आपने देखा होगा कि बिंदी के अलावा चंद्र बिंदु का भी प्रयोग कहीं कहीं किया जाता है। चंद्र बिंदु क्या होता है, उसको कहते हैं अनुनासिक कहते हैं। अब अनुनासिक क्या है, तो वह वर्ण जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, नाक और मुंह, इसमें क्या था, अनुस्वार में बिंदी में क्या था, केवल नाक से हो रहा था, बट इसमें नाक और मुंह दोनों से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। जैसे दांत, दांत, नौ का भी थोड़ा सा उच्चारण हो रहा है और मुंह से ज्यादा उच्चारण हो रहा है, तो हमारा क्या हो गया, अनुस्वार अनुनासिक कहलाता है। दांत हो गया, गांव हो गया, आंख हो गया, ठीक है। तो वे शब्द क्या कहेंगे, फिर से वे वर्ण जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, दांत, इसमें लगा हुआ है चंद्र बिंदु, ठीक है। तो चंद्र बिंदु ये हमने एक नेक्स्ट अगला टॉपिक है, इसको हम लोग नोट में करके लिख लेंगे क्योंकि ये अयोगवाह नहीं है, ठीक है। तो आप इसको नोट में करके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मीन्स आज जो हमारा टॉपिक था संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, अयोगवाह, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक हम लोग का कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे और भी स्टूडेंट्स इससे जुड़ सकें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक लेके चलेंगे, तब तक के लिए